नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने प्लेटो को लेकर के डिस्कस किया था कि किस तरीके से प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव पड़ा और किस तरीके से सुकरात के मृत्युदंड का प्लेटो पर प्रभाव पड़ा। अच्छा, प्लेटो ने एक जगह एक्सेप्ट भी किया है बच्चों। प्लेटो एक्सेप्टेड, प्लेटो ने कहा है साफ रूप से कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं पुरुष के रूप में पैदा हुआ, मैं यूनान में पैदा हुआ, और सबसे बड़े भाग्य की बात है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ। आई एम फॉर्चुनेट दैट आई वाज बोर्न इन द एज ऑफ सॉक्रेट। सुकरात के समय में पैदा हुआ। तो ध्यान रखना बच्चों, ये बात किसने कही है? ये बात कही है प्लेटो ने। थैंक गॉड दैट आई बोर्न एज ए मैन, आई बोर्न इन एथेंस, एंड द मच फॉर्चुनेट इज दैट आई वाज बोर्न इन द एज ऑफ सोक्रेट। तो ये बात एक्सेप्ट इसलिए क्योंकि आपको पता है उसके जीवन पर पूरा सुकरात का ही प्रभाव पड़ा है। और सबसे खास बात यह है कि जब केस चल रहा था सुकरात पर, तब सुकरात को निर्वासित करने की भी बात थी। तो मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से सुकरात के सारे विचारों का, सारे थॉट प्रोसेस का विचार प्रभाव प्लेटो पर पड़ा। आज मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ सबसे पहले रिपब्लिक। इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, रिपब्लिक, जिसके 5 खंड और 10 अध्याय हैं। 5 खंडें और 10 अध्याय हैं। ठीक है। बारकर क्या कहता है कि प्लेटो चाहे यूनान की परंपराओं से लोहा ले रहा हो या सोफिस्टों के खिलाफ लड़ रहा हो, उसके चिंतन की एक ही धुरी है और वह है न्याय न्याय न्याय। तो प्लेटो के हम सिद्धांतों को जब पढ़ते हैं तो उसमें कई सिद्धांत आते हैं। सबसे पहले रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत की बात हुई है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। आप मेरे को बता सकते हो बच्चों कि जो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको रिपब्लिक का ही उपशीर्षक माना गया है? तो ध्यान रखना, रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है, सब टाइटल है, इसका नाम ही क्या? कंसर्निंग जस्टिस है। कंसर्निंग जस्टिस। लेकिन ये जो जस्टिस है बच्चों, इस जस्टिस का मतलब नॉट कोर्ट डिसीजन, नॉट लॉ डिसीजन। ठीक है। तो डाइकायोसून, इसको न्याय को प्लेटो ने ग्रीक भाषा में क्या कहा है? जस्टिसिया वाला नहीं, लेटिन वाला नहीं, ग्रीक में डायकायोसून या डेकायोसून कहा गया है। तो अपन बात करेंगे डायकायोसून की या डेकायोसून की। और प्लेटो ने सबसे पहले जब ये न्याय का सिद्धांत दिया, तो सबसे पहले प्लेटो ने अपने समय के न्याय के 3 सिद्धांतों की आलोचना की। न्याय के समकालीन सिद्धांत जो प्लेटो के समय में थे। तो मैं एक बार उन समकालीन सिद्धांतों की बात कर देता हूं जिनकी प्लेटो ने पहले क्रिटिसाइज किया, आलोचना की है। नंबर 1, न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, शास्त्रीय सिद्धांत। परंपरावादी सिद्धांत, इसकी आलोचना की है। न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत, आमूलचूल परिवर्तन वाली, रेडिकल, ये हो गया ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस, ट्रेडिशनल जस्टिस। रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी। और थर्ड है व्यावहारिक सिद्धांत, प्रैग्मेटिक, आनुभविक सिद्धांत, न्याय का व्यावहारिक सिद्धांत। देखो, प्लेटो की एक सिस्टर भी थी, पोटेनो। ठीक है। प्लेटो का भाई, प्लेटो के 2 भाई थे जिनमें से एक भाई था ग्लाउकन। तो एक तो ये जो सिद्धांत दिया है ग्लाउकन ने दिया है। किसने दिया है? ग्लाउकन ने। क्रांतिकारी सिद्धांत दिया था थ्रेसीमेकस ने। किसने दिया है? थ्रेसीमेकस ने। और परंपरावादी सिद्धांत दिया सेफेलस ने, सेफेल्स। और इसका लड़का था, इसका सन था, उसका नाम था पॉलीमार्क्स।
ठीक है, ये देखो। तो ध्यान रखना बच्चों, जो न्याय का सिद्धांत दिया है, ये सुकरात ने जब ईमानदारी, सद्गुण, वर्च्यू इनकी बात की, तब इन्होंने सद्गुण से प्रभावित होकर ही न्याय का सिद्धांत दिया। लेकिन प्लेटो कहता है कि जो मेरा न्याय है वो तो सद्गुण पर आधारित है। ये कहता है प्लेटो। प्लेटो कहता है कि जो मेरा न्याय है वो तो सद्गुण पर आधारित है, वर्च्यू। और सद्गुण के 4 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? देखो, इन 4 तत्वों में, सद्गुण के 4 तत्वों में अपन देखें, सास बिना, किसके बिना? एक तो बहू के बिना, एक सास बिना, साहस सैनिक का गुण है, संयम उत्पादक का गुण है, टॉलरेंस, विवेक दार्शनिक राजा का गुण है, और ये है न्याय। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? न्याय। तो सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण कौन सा है? न्याय है। तो ध्यान रखना, प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो लीगल, कानूनी नहीं है, कोर्ट डिसीजन नहीं है, ठीक है, इसलिए एक्सटर्नल पार्ट नहीं है। तो फिर व्हाट इज द थ्योरी ऑफ जस्टिस? तो सबसे पहले प्लेटो अपने समय के न्याय के 3 सिद्धांत हैं, परंपरावादी, क्रांतिकारी, व्यावहारिक, इनकी आलोचना करता है। देखते हैं साहब। सेफेलस कहता है, सेफेलस के अनुसार न्याय क्या है, पहले ये देख लेते हैं। देखो, सेफेलस ये कहता है बच्चों के साहब, अपने वक्तव्य यानी स्पीच, स्पीच और कार्यों में सच्चा होना, और देवताओं तथा मित्रों के प्रति कर्ज को चुकाना, ऋण को चुकाना, रीपे द लोन, ठीक है, कर्ज को चुका दो, यही न्याय है। अपने वक्तव्यों और कार्यों में सच्चा होना, स्पीच एंड एक्शन इसमें ट्रू होना, और मित्र तथा देवताओं के कर्ज को चुका देना ही न्याय है। ये है परंपरागत सिद्धांत का जनक सेफेलस कहता है। फिर पॉलीमोर्स क्या कहता है? यानी सेफेलस तो कहता है सत्य ही न्याय है, ट्रुथ इज जस्टिस। पॉलीमार्स कहता है, इसका पुत्र है, मित्रों के साथ मित्रता और शत्रुओं के साथ शत्रुता, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार, शत्रु के साथ बुरा व्यवहार करना ही न्याय है। ठीक है ना? तो मित्र के साथ तो कैसा व्यवहार करो? मित्रता का, मित्र बराबर मित्र, और शत्रु के साथ बुरा व्यवहार, शत्रु बराबर शत्रु, शत्रु जैसा ही व्यवहार करो। ठीक है, ये पॉलीमार्स कहता है। प्लेटो कहता है ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि न्याय हमेशा सद्गुण और अच्छाई की तरफ लेकर के जाता है, वो दुश्मनी, मित्रता, विनाश नहीं निकालता। आप बुरे को बुरे कह दो, अंधे को अंधा कह दो, बुरा नहीं लगेगा क्या? तो ये न्याय नहीं है। समाज में स्थिति को बिगाड़ना न्याय नहीं है। आप बुरे को बुरा कहोगे, लड़ाई झगड़ा संघर्ष होगा, युद्ध भी होंगे, अराजकता भी आएगी। ठीक है, द्रौपदी ने कह दिया था कि नहीं कह दिया था दुर्योधन को, अंधे की औलाद अंधी ही है, तो महाभारत हो गया था। ठीक है, न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत, रिवोल्यूशन थ्योरी, थ्रेसिमेकस। देखो थ्रेसिमेकस क्या कहता है बच्चों? थ्रेसिमेकस ये कहता है, क्रांतिकारी सिद्धांत किसने दिया है बच्चों? थ्रेसिमेकस ने। थ्रेसिमेकस क्या कहता है वो समझो पहले तो। थ्रेसिमेकस, थ्रेसिमेकस ये कहता है कि साहब, पहले चाहे कोई सी भी सरकार रही हो, चाहे निरंकुश तंत्र रहा हो, कोई सी भी सरकार रही हो, चाहे कुलीन तंत्र हो, चाहे धनिक तंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो, कोई सी भी सरकार हो, ठीक है ना, उन्होंने अपने लाभ के लिए, लाभ के लिए कानून बनाए सबसे पहले, और इनका पालन किसको करना है? जनता को। अगर जनता नहीं करेगी, जनता को क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। इसका मतलब है जनता अगर कानून का पालन करती है तो यही न्याय है। ठीक है, लेकिन लाभ किसको होगा, फायदा किसको होगा? सरकार को, जनता को लाभ नहीं होगा। एक तो ये कहता है। ठीक है, दूसरा तर्क क्या देता है वो सुनो। यदि जनता कानून का पालन नहीं करेगी
तो सरकार के पास शक्ति है, सरकार के पास तो क्या है, इनके पास तो ये शक्ति है, तो जनता को क्या करेंगे, ये दंड देंगे। इसलिए जब जनता दंड की डर की वजह से, ठीक है, शक्ति के कारण, दमन के कारण कानून का पालन करती है, तो फायदा किसको होता है, लाभ किसको होता है, जनता को। तो उस लाभ किसको होता है, सरकार को, जनता को लाभ नहीं होता। यानी न्याय थ्रेसीमेकस के अनुसार अगर हम न्याय कहें, कानून का पालन करना, तो लाभ किसको हो रहा है, सरकार को, जनता का नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब है सही मायने में अगर न्याय की परिभाषा थ्रेसीमेकस के अनुसार देखें तो जनता का नुकसान और सरकार का फायदा। ठीक है। अच्छा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या शक्ति ही न्याय है, मत्स्य न्याय है, शक्ति ही न्याय है। क्यों? क्योंकि अगर जनता पालन नहीं करेगी तो जनता को दंड मिलेगा। एक तो ये तर्क है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? न्याय का दूसरा लक्षण अब देखें अपन, इसका क्रांतिकारी का। वो क्या कहता है अब? अन्याय, अन्याय न्याय से अच्छा है, ये कह रहा है। कैसे? इनजस्टिस इज बेटर देन जस्टिस। अन्याय न्याय से अच्छा है। कैसे? अगर जनता कानून का पालन करे तो न्याय, और जनता कानून का पालन करेगा तो लाभ किसको होगा, सरकार को। जनता को क्या हुआ, नुकसान। जनता को लाभ कब होगा, जब जनता कानून का पालन न करे, और जनता कानून का पालन नहीं करेगी तो ये क्या कहलाएगा, अन्याय। लेकिन लाभ किसको हो रहा है इससे, जनता को। तो अन्याय करना न्याय से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अन्याय में लाभ होता है जनता का और न्याय में लाभ होता है सरकार का। तो इसलिए ध्यान रखना, थ्रेसीमेकस का जो क्रांतिकारी सिद्धांत है वो शक्ति पर आधारित है, और शक्ति पर आधारित होने की वजह से प्लेटो कहता है ये भी न्याय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ शासक वर्ग को फायदा है या सिर्फ जनता को फायदा है, जबकि न्याय तो पूरे समाज के लिए लाभदायक है। समाज में एक आर्किटेक्चर, एक भवन निर्माण की तरह है। E.M. फोस्टर क्या कहते हैं? प्लेटो का न्याय तो आर्किटेक्टोनिक थ्योरी है, जो समाज को जोड़ता है, ऐसे समाज को दो भागों में बांटता नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं साहब, इसकी भी आलोचना हो गई। न्याय की जो तीसरी जो धारा थी वो थी व्यवहारवादी न्याय, प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक न्याय, ग्लाउकन। इसका जनक कौन है बच्चों? ग्लाउकन भी कहते हैं, ग्लाका भी कहते हैं। ग्लाका ये साहब प्लेटो का ही भाई है। प्लेटो की बहन थी पोटेनो, और प्लेटो का भाई कौन है, ग्लाउकन। ठीक है, एंडीमेंट्स भी था, दो भाई थे प्लेटो के ना, प्लेटो और टोटल 4 भाई बहन थे। ग्लाउकन कहता है कि जब प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं, प्राचीन काल में मत्स्य न्याय था, जब समाज नहीं था, प्राकृतिक अवस्था में। प्राचीन काल का मतलब है प्राकृतिक अवस्था, जब नेचुरल स्टेज थी। और प्राकृतिक अवस्था का मतलब है द स्टेज बिफोर द स्टेट, स्टेट मतलब सिचुएशन, द एज विदाउट स्टेट और बिफोर स्टेट। राज्य से पहले जब धरती पे कभी इंसान आए होंगे तो मनुष्य शुरू से स्वार्थी था, स्वार्थी था और झगड़ालू था। इसलिए क्या है, लोग अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को मारते थे। इसलिए लोगों ने आपस में ये समझौता किया, डर के मारे, दरवाजा खोला छोड़े आए डर के मारे। ठीक है, डर के मारे आपस में समझौता किया लोगों ने, आपस में। ठीक है, कॉलिशन किया, एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, आपस में समझौता किया। और क्या किया समझौते में, कि भाई कोई किसी को मारेगा नहीं। हम जब शासक जो शक्तिशाली लोग हैं, हम उनके आदेशों का पालन कर लेंगे तो हम क्यों मारेगा। इसलिए ध्यान रखना, इसमें आपस में समझौता हुआ है, जैसे हॉब्स में हुआ है। हॉब्स यहीं से प्रभावित है, हॉब्स यहीं से प्रभावित है कि लोगों ने आपस में समझौता किया, कर लिया कि भैया हमें मारना मत, हम तुम्हारा आदेशों का पालन कर लेंगे। और धीरे धीरे यही भय, यही डर, ठीक है, व्यावहारिक न्याय कहलाता है, और यही न्याय का स्रोत बन गया। तो बारकर क्या कहता है कि थ्रेसीमेकस का न्याय, बारकर क्या कहता है कि थ्रेसीमेकस का न्याय शक्ति और दंड पर आधारित है,
और ग्लाउकन का न्याय भय पर आधारित है। इसलिए न्याय भय का शिशु है। किसकी संतान है? ठीक है, क्रिएशन ऑफ टेरर, एफ्रेड, डर। तो ध्यान रखना, ये मैं उम्मीद करता हूं ये प्लेटो ने जो न्याय की अवधारणा दी उससे पहले की स्थिति थी, जब प्लेटो ये कह रहा है कि साहब न्याय क्या नहीं है, परंपरागत न्याय के सिद्धांत की आलोचना करता है, नंबर 2 पर न्याय के क्रांतिकारी सिद्धांत की आलोचना करता है, और नंबर 3 पर वो क्या कहता है कि साहब न्याय का जो व्यवहारवादी सिद्धांत है बच्चों, वह भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि ये भय की बात करता है। हॉब्स और स्पिनोजा यहीं से प्रभावित है मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था को लेकर के। अब देखो, अब हम बात करते हैं फिर साहब इसका न्याय क्या है। तो अब देखो, प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्लेटो का न्याय क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में जन्म से 3 गुण होते हैं। प्रत्येक कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। 3 इंटरनल फीचर्स इन एवरी पर्सन, 3 गुण होते हैं, लेकिन प्रधानता एक गुण की होती है। ठीक है, मेजरली एक गुण होता है लेकिन प्रधानता एक गुण की होती है। इस आंतरिक गुण के आधार पर व्यक्ति कर्तव्य पालन करे। किसका? कर्तव्य पालन करे। तो यही न्याय है। तो यही क्या है? न्याय है। ये बात देख लीजिए बच्चों, प्लेटो ने कही है न्याय की परिभाषा में। यानी प्लेटो का न्याय कानून नहीं है, प्लेटो का न्याय क्या है बच्चों? कर्तव्य पालन। जैसे स्टूडेंट का क्या कर्तव्य है? पढ़ना। माता पिता क्या कर्तव्य है? अपने बच्चों के लिए अच्छा माहौल देना। राज्य का क्या कर्तव्य है? जो समय के हिसाब से जनता को चाहिए उसके हिसाब से राज्य के द्वारा जनता को चीजें उपलब्ध करवाएंगे। तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? कर्तव्य पालन, कानून का पालन, या न्यायालय के निर्णय का पालन? कर्तव्य पालन। अब प्लेटो ने कर्तव्य का स्रोत भी क्या बताया है? जन्मजात गुण। तो इस आधार पर प्लेटो कहता है कि साहब आंतरिक जो गुण हैं व्यक्ति के शरीर में, भाई होते तो 3 हैं लेकिन प्रधानता एक गुण की है। अब ये आंतरिक गुण 1, 2 और 3, इनको देख लेते हैं हम। सबसे सर्वोत्तम गुण है वो है विवेक का। ठीक है भाई, उसके गुरु को जो मृत्युदंड दिया था वो तथाकथित लोकतांत्रिक सरकार ने दिया था जो अज्ञानी थे। इसलिए ध्यान रखना, प्लेटो इज एंटी ऑफ डेमोक्रेसी। प्लेटो सपोर्ट टू मोनार्की एंड मोनार्की इज बेस्ड ऑन रीजन, इंटेलिजेंसी, नॉलेज। फिलोसफर, दर्शन, ज्ञान, इस पर आधारित है। दूसरा जो गुण है वो है स्पिरिट, साहस, उत्साह, एनर्जी। ये रीजन है, इंटेलिजेंसी है, ये स्पिरिट है, और तीसरा है एपेटाइट, वासना, खुदा, वासना, भूख। अब इसके अनुसार प्लेटो कहता है जिस व्यक्ति में विवेक की प्रधानता है वो तो बनेगा दार्शनिक राजा। ठीक है, और वो जिसमें साहस ज्यादा है वो बनेगा सैनिक, और वो बनेगा साहब किसान, मजदूर, उत्पादन करने वाला, उत्पादक। उत्पादक। अब फिर न्याय क्या है? प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कर्तव्य का पालन। तो राजा का क्या कर्तव्य है? शासन करना। सैनिक का क्या कर्तव्य है? अपने राज्य की रक्षा करना। और ये सब खेती तथा व्यापार। खेती तथा व्यापार। अब देखो, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करेगा। इन दोनों वर्गों को, खेती और व्यापार, कौन कर रहा है? उत्पादक। इसके लिए शासन कौन कर रहे हैं? ये सब दार्शनिक राजा। अच्छा, उत्पादक की रक्षा कौन कर रहा है? सैनिक। तो थोड़े थोड़े गुण तो सब में, बुद्धि विवेक तो इसमें भी है, लेकिन प्रधानता इसकी है भूख और वासना की, है ना। सैनिक को भी भूख लगती है, वासना है, लेकिन वो कम है। उत्साह और रक्षा जज्बा, सेना, मिलिट्री, वीरता, शौर्य का भाव ज्यादा है। इसमें विवेक ज्यादा है, भूख भी लगती है,
इसमें रक्षा के भी गुण हैं, लेकिन विवेक की प्रधानता बहुत ज्यादा है, इसलिए दार्शनिक राजा शासन करेगा। तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य का क्या करना? पालन करना। अब देखो, प्लेटो ने न्याय के प्रकार बताए हैं। प्लेटो ने, देखो मैं पहले सिद्धांत बता रहा हूं, फिर कथन एक साथ ले लेंगे, किसने क्या कहा किसने क्या कहा, है ना, और जो बीच बीच में आते रहेंगे वो हम बताते रहेंगे, ठीक है ना। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के दो प्रकार बताए। दो, नंबर एक व्यक्तिगत न्याय, और नंबर दो सामाजिक न्याय। ठीक है। अच्छा साहब, व्यक्तिगत न्याय क्या है? प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्य पालन करे। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति क्या करे? कर्तव्य पालन। ये तो व्यक्तिगत। सामाजिक न्याय क्या है? तीन गुणों के आधार पर, तीनों गुणों का नाम बताओ फटाफट। साहस, एक विवेक, और दूसरा वासना क्षुधा। तीन गुणों के आधार पर समाज में तीन वर्ग बनेंगे, और प्रत्येक वर्ग द्वारा कर्तव्य पालन करना सामाजिक न्याय है। समाज में तीन ही वर्ग हैं, तो पूरा राज्य एक जैसा हो जाएगा ना, सब अपने अपना काम करेंगे। अच्छा साहब, शासक वर्ग, जिसमें कौन सा गुण है बताओ फटाफट? विवेक। सैनिक वर्ग, भाई जिन जिन में साहस ज्यादा है वो सब क्या बनते जाएंगे? सैनिक। ठीक है, तो इसमें साहस का गुण ज्यादा है। उत्पादक वर्ग, जिनमें वासना का, उत्पादक वर्ग जिनमें वासना का, प्रोडक्शन, आर्टिस्ट। ठीक है, कलाकार। या कलाकार शासक वर्ग नहीं है, आर्टिस्ट है उत्पादक वर्ग। ठीक है, शासक वर्ग ये खेती व्यापार करेगा, आर्थिक कार्य करेगा, ये राजनीतिक कार्य नहीं करेगा। खेती व्यापार उत्पादन, प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन क्या करना क्या कहलाता है? सामाजिक न्याय कहलाता है। अब देखो बच्चों, प्लेटो की जो स्टेटमेंट है उनकी मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा आप देखना। प्लेटो क्या कहता है कि साहब, यदि मैं ये कहूं कि प्लेटो का न्याय कानून के अभाव से चलता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो प्लेटो के न्याय में कानून नहीं है। तो पहले हम ये देखते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत के लक्षण क्या हैं। तो उससे देखो, कर्तव्य पर आधारित है, कर्तव्य पर बल दिया है प्लेटो ने, अधिकारों पर नहीं। दूसरा, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन है, यानी एक व्यक्ति एक काम कर रहा है श्रम का। तीसरा, स्पेशलाइजेशन है, कार्य विशेषीकरण है। कार्य विशेषीकरण का मतलब जानते हो ना, जो व्यक्ति जिस काम को करना जानता है वही काम करेगा। जिसमें विवेक ज्यादा है वो क्या नहीं करेगा? वो रक्षा नहीं कर सकता और उत्पादन नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या कर सकता है? शासन। तो लागत कम आएगी, विशेषज्ञता ज्यादा है उसमें। एक व्यक्ति एक काम करेगा, अनेक काम नहीं करेगा। अच्छा साहब, हस्तक्षेप, एक वर्ग दूसरे वर्ग के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसमें जो विवेकशील है, सर्वोच्च है, वो है दार्शनिक राजा, जिसमें विवेक से शासन हो रहा है, दार्शनिक राजा की सर्वोच्चता। तो ये ध्यान रखना, हायरार्की सिस्टम है, पिरामिडीय व्यवस्था है ये आपका रीजन वाला विवेक हो गया, ये आपका साहस हो गया, और ये आपका उत्पादक हो गया बिसाऊ। ये तो झुंझुनू वाला एरिया आ गया, बिसाऊ है ना। तो प्लेटो के अनुसार ना तो वर्ग बदल सकता ना व्यक्ति, इसलिए प्लेटो का जो न्याय है वो निरपेक्ष न्याय है, एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष न्याय है। आपसे पूछेंगे इंपॉर्टेंट, कि प्लेटो के न्याय का लक्षण कौन सा है? रिलेटिव सापेक्ष है, एब्सोल्यूट निरपेक्ष है? क्योंकि ये जो गुण है ये कभी चेंज नहीं हो सकते। क्यों चेंज नहीं हो सकते? ये व्यक्ति के जन्मजात गुण हैं, दे आर नॉट मेड बाय एजुकेशन। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत भी है, लेकिन शिक्षा सिद्धांत व्यक्ति में गुणों का विकास नहीं करता। शिक्षा व्यक्ति में कौन सा गुण है, इस गुण को पहचानने का साधन है, इसलिए शिक्षा का आधार भी दार्शनिक है। क्यों? क्योंकि उसमें भी दार्शनिक राजा को ही ढूंढा जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना,
प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है। इट इज नॉट चेंजेबल, इट इज एब्सोल्यूट। तभी तो कहा है, बारकर ने क्या कहा है, जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है वो जड़ है, आत्मपरक है, निष्क्रिय है, क्योंकि इसमें वर्गों को अपने अपने कर्तव्यों को चेंज करने का अधिकार नहीं है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। अच्छा, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है बच्चों, इस न्याय सिद्धांत की आलोचना प्लेटो ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर की थी। अगर उनके गुरु को मृत्युदंड नहीं मिलता तो हो सकता है प्लेटो ये सिद्धांत भी नहीं देता। ठीक है, इसलिए इसलिए आपको पता है बारकर क्या कहता है, बारकर साफ कहता है कि जो प्लेटो का ये दार्शनिक राजा है, बारकर कहता है ये रहा दार्शनिक राजा, प्लेटो का ये जो दार्शनिक राजा है, जिसका मतलब है विवेकशील राजा, जिसका मतलब है ज्ञानी राजा, ठीक है, ये इसकी पूरी की पूरी पद्धति का न्याय संगत परिणाम है, ये न्याय संगत परिणाम है। अगर प्लेटो के गुरु को मृत्युदंड नहीं मिलता तो प्लेटो दार्शनिक राजा की अवधारणा नहीं देता। तो प्लेटो की पूरी जो सोच थिंकिंग प्रोसेस है उसका रिजल्ट है कौन, दार्शनिक राजा। तो किसने कही ये बात, बारकर ने कही है कि प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का जो न्याय संगत परिणाम है वो कौन सा राजा है, दार्शनिक राजा। तो फटाफट बता दो बारकर क्या कहता है, दार्शनिक राजा प्लेटोवादी राज्य का कैसा है साहब, न्याय संगत परिणाम है। अच्छा केटलिन क्या कहता है वो सुन लो, दार्शनिक राजा को लेकर के केटलिन ने प्लेटो को पोप कहा है। और पोप क्यों कहा है, क्योंकि पोप जो होता है वो धर्म गुरु है और वो धर्म को ही सर्वोच्च मानता है, और इसलिए प्लेटो को दर्शन का पोप कहा गया है। दर्शन का मतलब वो ज्ञान का पोप है ना, फादर, पुजारी, तभी तो प्लेटो प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है। केटलिन प्लेटो को पोप कहता है, दर्शन का पोप। केटलिन प्लेटो को क्या कहता है, पोप कहता है। पोप प्लेटो केटलिन, पोप प्लेटो केटलिन, पोप प्लेटो क्लेटलिन। अच्छा साहब, कार्ल मार्क्स क्या कहता है, कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने भी दो वर्ग बताए हैं। कार्ल मार्क्स ने श्रम विभाजन को, अंडरलाइन करने वाली बात तक नहीं है, बताओ, डिवीजन ऑफ लेबर, कार्ल मार्क्स का कहता है पूंजीपति वर्ग और दूसरा है उत्पादक वर्ग, ये कहता है ना। तो ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स ने श्रम विभाजन को प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार माना है, प्लेटो के गणतंत्र का, प्लेटो के रिपब्लिक की हम बात कर रहे हैं, जो रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र ही होता है, इंडियन बात तो, लेकिन प्लेटो की रिपब्लिक का वर्तमान में गणतंत्र जैसा अर्थ नहीं है। तो कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि प्लेटो ने जो न्याय का श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है वो संपूर्ण गणतंत्र का आधार है। तो कार्ल मार्क्स प्लेटो के कौन से सिद्धांत जुड़ा हुआ है, श्रम विभाजन से। हालांकि इसका मतलब ये हो गया कि कार्ल मार्क्स कहीं ना कहीं प्लेटो से प्रभावित होने की संभावना है, इसलिए मैक्सी क्या कहता है, मैक्सी, देखो ये मार्क्स है और ये मैक्सी है, मार्क्स और मैक्सी के प्लेटो प्रथम साम्यवादी है। मैक्सी क्या कहता है, प्लेटो क्या है, मैक्सी, प्लेटो फर्स्ट साम्यवादी। फटाफट बता दो, मैक्सी मार्क्सवाद है ना, प्लेटो क्या कहता है, साम्यवाद के बीज। अच्छा, साम्यवाद को हम लाल रंग से बताते हैं, रेड, ठीक है, तो लालों का लाल, प्रथम लाल, प्रथम मार्क्सिस्ट, किसने कहा ये, किसने कहा, मैक्सी ने। तो ये इस तरीके से चीजें हम देखो ये न्याय सिद्धांत से रिलेट कर सकते हैं और न्याय सिद्धांत को हम दार्शनिक राजा से जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर देखो, फिर ऐसे ही कार्ल पोपर, हालांकि कार्ल पोपर ने प्लेटो को प्रथम फांसीवादी कहा है, ये देखो कार्ल पोपर, मैं सारी के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताने के बाद कथन पे बात कर रहा हूं। इसकी बुक है ओपन सोसाइटी,
और आगे कथन आते रहेंगे, मैंने तो वैसे ही आपको चर्चा कर रहा था। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, क्योंकि प्लेटो का जो सिद्धांत है यहीं से चलेगा पूरा का पूरा राजनीतिक दर्शन, 3 वर्गों से ना। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, इसमें 3 यानी खुले समाज के 3 दुश्मन बताता है, 3 शत्रु बताता है, प्लेटो, हीगल और मार्क्स। क्योंकि तीनों की तीनों विचारक पोपर के अनुसार क्या है, सर्वाधिकारवादी हैं। तीनों की तीनों व्यक्ति की स्वतंत्रता की नहीं, कर्तव्यों की बात करते हैं। एक बात, इक्वलिटी की बात तो कर सकते हैं लेकिन लिबर्टी की बात नहीं करते। तो खुले समाज के 3 दुश्मन। पोपर ने प्लेटो को फर्स्ट फांसीवादी कहा, ठीक है, कारण वही दार्शनिक राजा की वजह से, क्योंकि दार्शनिक राजा सर्वोच्च है। सबसे निचला स्थान किसको दिया गया है बताओ, प्लेटो के सिद्धांतों में सबसे निम्न स्थान उत्पादक वर्ग को है। तो ध्यान रखना, कार्ल पापर प्लेटो को प्रथम फांसीवादी मानता है और खुले समाज के 3 दुश्मन मानता है, ठीक है। तो देखो साहब, दार्शनिक शासक कहता है वो, तो दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है, और उसकी रिपब्लिक, इस दार्शनिक शासक को बनाए रखने का एक आधार प्रदान करती है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये जब हम पोपर की बात करते हैं तो पोपर प्लेटो को प्रथम साम्यवादी कहता है और रिपब्लिक क्या है, स्वयं उस दार्शनिक शासक का आधार है। तो ध्यान रखना, प्लेटो स्वयं दार्शनिक शासक है, ठीक है। यानी प्लेटो को फांसीवादी कह रहा है कौन, कार्ल पोपर। देखो, पोपर फासिस्ट, प्लेटो, ठीक है। तो प्लेटो को दार्शनिक शासक बता रहा है, जबकि प्लेटो ने आपको पता है आजीवन शादी नहीं करी। प्लेटो ने कहा था अब मैं राजा नहीं बनूंगा बल्कि मैं दार्शनिक राजा बनाऊंगा। तो प्लेटो अपने विचारों का प्रतीक 80 साल तक ढूंढता रहा, लेकिन प्लेटो को कहीं भी दार्शनिक राजा नहीं मिला, एक भी पूरे उसको 80 साल के जीवन काल में। तब प्लेटो ने कहा कि भैया विवेक से शासन नहीं होगा, कानून से शासन होगा। उस पर सुकरात का प्रभाव उसकी युवावस्था में रहा और अंतिम अवस्था में सुकरात का प्रभाव पूर्णतः खत्म हो गया। और उसने 2 किताबें लिखी थी, उनमें सबसे अंत में लिखी थी दी लॉज, जो सबसे लंबी किताब थी। इसको लिखते वक्त प्लेटो मर गया था और प्लेटो की डेथ के बाद ही दी लॉज का प्रकाशन हुआ था, जिसका मतलब है कानून सर्वोच्च होगा, विवेक और बुद्धि का शासन दुनिया में मिलना संभव नहीं है। क्योंकि राजा अपनी मर्जी करेगा और अपनी मर्जी करेगा तो फांसीवाद ये निरंकुश है। इसलिए प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है उस पर पोपर कहता है कि रिपब्लिक उसके शासक बनाए जाने का दावा है, उसका आधार है। इसलिए ध्यान रखना, ये जो कथन है ये एग्जाम में आते रहते, किसने क्या कहा। अच्छा, मेरा एक प्रश्न और है बारकर को लेकर के। देखो, प्लेटो ये कह रहा है कि मेरे जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है, ठीक है, बारकर कह रहा है इस बात को। कौन कह रहा है, बारकर। अच्छा, बारकर ने एक बुक लिखी थी 1918 में, ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी, जिसको प्लेटो एंड हिज प्रेडिसीसर्स भी कहते हैं, ठीक है ना, ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी। दूसरा नाम है प्लेटो एंड हिज प्रेडिसेसर्स, उसके पूर्ववर्ती। तो बारकर ये कह रहा है कि प्लेटो ये चाहता था कि एक आदर्श राज्य में ना तो अमीर गरीब पर शासन करे और ना गरीब अमीर पर। इसलिए जिसमें जो गुण है उस गुण के अनुसार शासन करे। जो राजा है वो कभी पैसा धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करेगा, और जिसके पास धन संपत्ति और आर्थिक शक्ति है उसके पास कभी राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। तो इसलिए प्लेटो ने डिवीजन कर दिया श्रम का और कार्यों का डिवीजन कर दिया है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। बारकर क्या कहता है कि बारकर कहता है प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में अमीर गरीब पर शासन नहीं करेगा, अमीर गरीब बारकर, और गरीब अमीर पर शासन नहीं करेगा।
तो गरीब अमीर की बात कौन कर रहा है? बारकर। ये ध्यान रखना, ये प्लेटो के चिंतन के बारे में कमेंट कर रहे हैं कि भाई प्लेटो क्या चाहता था अपने माध्यम से ना, तो ये चाहता था भैया प्लेटो तो, लेकिन समय की डिमांड ऐसी थी रे बच्चों, तो कुछ कह ही नहीं पाए। इसलिए तो मैं आगे और भी बताऊंगा। अच्छा देखो, एक विचारक हुआ है ईयरसन। ईयरसन कौन सा विचारक हुआ है? ईयरसन। मैं आगे भी बात करूंगा, कहीं कहीं पर एमरसन की भी बात करते हैं, एमरसन। ठीक है, एक ही बात है। ये क्या कहता है? P2P। प्लेटो ही फिलोसफर है और फिलोसफी ही प्लेटो है। प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है, ये कह रहा है। अच्छा, बाकी सभी पुस्तकों को भले जला दो, पुस्तकों को जला दिया जाए, उनका कोई मतलब नहीं है। यानी सारा जो राजनीतिक चिंतन है उसका स्रोत कौन है? प्लेटो है। और प्लेटो की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो रिपब्लिक है, और बाकी की पुस्तकों का कोई महत्व नहीं है। बाकी की भले सारी की सारी पुस्तकों को जला दिया जाना चाहिए। इसलिए आपको पता है थॉरसन क्या कहता है? थॉरसन, थोड़ी थोड़ी, थॉरसन क्या कहता है? थॉरसन प्लेटो के भारी संख्या में समर्थक थे और उतनी ही संख्या में विरोधी भी थे, विरोधी भी थे, जिनमें अरस्तु था। अच्छा, अरस्तु स्टेट्समैन से, रिपब्लिक से तो अरस्तु खिलाफ है, स्टेट्समैन और दी लॉ से प्रभावित है अरस्तु। तो ध्यान रखना, प्लेटो के भारी संख्या में समर्थक भी थे और विरोधी भी थे। तो ये बात किसने कही है? थॉरसन ने। फिर देखो, अगर मेरा वीडियो में से कोई चीज आपको समझनी हो या समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप उसको 2 बार सुन सकते हो, ठीक है ना? तो भारी संख्या में समर्थक भी थे और वहीं की में उसके आलोचक और विरोधी भी थे। ये कथन किसका है? थॉरसन को। थॉरसन ये कहता है कि आधुनिक निरंकुशता का दार्शनिक संस्थापक, आधुनिक निरंकुशता का दार्शनिक संस्थापक, आधुनिक निरंकुशता का संस्थापक प्लेटो है। क्यों? क्योंकि प्लेटो की जो दार्शनिक राजा की अवधारणा है, दार्शनिक राजा सर्वोच्च है, क्योंकि वो विवेक से शासन कर रहा है, बुद्धि शासन कर रहा है, उसमें जन्मजात गुण है। इसलिए वो और किसी वर्ग की नहीं सुनेगा, ना उस पर कोई बंधन लगेगा। इसलिए प्लेटो का जो दार्शनिक राजा जब वो शासन करेगा तो आदर्श राज्य हो जाएगा। उसके शासन करने का मतलब वो अपने कर्तव्य का पालन करेगा। इसलिए जब वो कर्तव्य का पालन कर रहा है तो अपने जन्मजात गुणों से कर रहा है। जब उसमें जन्म से ही वो गुण है तो फिर कोई पाबंदी क्यों लगाए? जो तुम में जन्म से गुण है उसके अनुसार तुम काम करो, और जो मेरे में गुण है वो उसमें मैं काम करूंगा। इसलिए शिक्षक का काम है पढ़ाना, बच्चों का काम है पढ़ना। तो बताओ विरोधाभास कैसा? कोई विरोधाभास नहीं। तो इसलिए थॉरसन क्या कहता है कि जो प्लेटो है वो आधुनिक निरंकुशतावाद का संस्थापक है। क्यों? क्योंकि उसने राजा को सर्वोच्च बना दिया, मर्यादा विहीन बना दिया। लेकिन जैसा कि आपको पता है, एक विचारक है, फिर बारकर की बात करूंगा। बारकर ने 1918 में किताब लिखी थी, प्लेटो एंड प्रेडिसीसर्स। बारकर फिर क्या कहता है? फिर देखो, प्लेटो का दार्शनिक राजा बुद्धिमान है कि नहीं है? है कि नहीं है बुद्धिमान? प्रबुद्ध निरंकुश तंत्र है कि नहीं है? तो ध्यान रखना, प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो बुद्धिमान तो है, बुद्धि से ही चलता है। इसलिए बारकर उसे क्या कहता है? प्रबुद्ध निरंकुश तंत्र कहता है, एनलाइटेंड ऑटोक्रेटिक। डिक्टेटर कह लो,
ऑटोक्रेटिक कह लो। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, बर्ट्रैंड रसेल भी कुछ इसी तरीके से सपोर्ट करता है कि ये तो साहब निरंकुश है, अधिनायकवादी है। तो देखो साहब, ये बात कहने वाले बारकर हो गए, ये बात कहने वाले बर्ट्रैंड रसेल हो गए, ये बात कहने वाले थॉरसन हो गए, ये बात कहने वाले कार्ल पोपर हो गए। और ये सारी की सारी चीजें इसलिए हुई क्योंकि जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया, किसको? सुकरात को मृत्युदंड दिया गया, तब वहां पर प्लेटो एक किताब लिख रहा था, क्रीटो, और उसमें पूरा का पूरा अंतिम क्षणों का उसने विवरण लिखा है कि कैसे अज्ञानी लोगों ने मेरे गुरु को मृत्युदंड दिया, इसलिए मैं ऐसे अज्ञानी शासन की आलोचना करता हूं और एक ऐसे राजा की कल्पना करता हूं जिसमें ज्ञान हो और जिसमें क्या है, बुद्धि हो। अज्ञानियों का शासन नहीं होना चाहिए, इसलिए प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी है। अच्छा, एक और था प्लेटो के साथ, एक अनाक्सोगोरस और एक था प्रोटेगोरस। तो सुकरात को तो मृत्युदंड दिया गया, इनको देश निकाला दिया गया, देश से निर्वासित कर दिया था, देश निकाला। किन किन को दिया गया था? एक तो अनाक्सोगोरस को और एक प्रोटेगोरस को। ये गोरस गोरस आ जाए तो देख लेना, ठीक है। इनको देश निकाला दिया गया था। तो ध्यान रखना, प्लेटो के जो सहयोगी थे उनमें खुद ऐसा नहीं कि प्लेटो राजवंश को बिलोंग नहीं करता था। प्लेटो की जो माँ थी परिक्टेनी, परिक्टेनी का जो भाई था वो भी उन 30 लोगों के असेंबली में था। सॉरी, चाचा, जिसका नाम था, चाचा का नाम था चारमिडास। क्या था? चारमिडास। और खुद इसका एक चचेरा भाई वो भी इसमें असेंबली में था। तो कहने का मतलब ये रहा कि प्लेटो खूब राजवंश को बिलोंग करता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या है, सुकरात को बचा नहीं पाया। और क्यों नहीं बचा पाया? उसका कारण यही था क्योंकि प्लेटो ये समझ गया कि जो शासक लोग हैं वो अज्ञानी हैं। अब देखो आगे क्या कहा गया, देखो, रिपब्लिक को न सिर्फ एक दार्शनिक रचना, आप ऐसे मत सोचना कि दार्शनिक राजा ही बना रही है, रिपब्लिक को न सिर्फ एक दार्शनिक रचना राजनीतिक बल्कि एक राजनीतिक सुधारों संबंधी भी माना जा सकता है, नीटलशिप। तो आप ये भी तो मानो कि वहां की राजनीतिक स्थिति खराब थी। क्या खराब थी? वहां की राजनीतिक स्थिति। तो ध्यान रखना, नेटलशिप कहता है कि दर्शन और राजनीति दोनों से संबंधित है रिपब्लिक, राजनीति, गणतंत्र। दर्शन दार्शनिक राजा की बात कर रहा है, यहां शायद थोड़ा सा मुझे लग रहा है राजनीतिक, ये इसमें थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूं, और तो क्या है, हाँ ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, बल्कि एक राजनीतिक सुधारों से संबंधित थी, सुधारों से संबंधित थी। तो ध्यान रखना, ये बात नीटलशिप ने कही है। किसने कही है बात? नीटलशिप ने। तो जो ये नीटलशिप हैं, ये क्या कहते हैं, पहले एक बार फिर देखो, नीटलशिप, नीटल कहता है कि एक तो रिपब्लिक की विषय वस्तु राजनीतिक सुधार है और एक उसकी विषय वस्तु दार्शनिक राजा की रचना है। तो राजनीति और दर्शन दोनों से रिपब्लिक को जोड़ने वाला विचारक कौन है? नेटलशिप। कीवर्ड याद रखो, नेटलशिप। जैसे अपन बात कर रहे हैं ना, नेटलशिप, शिप का मतलब होता है जहाज। क्या होता है? तो नेटलशिप कह रहा है कि ये जो रिपब्लिक है राजनीतिक सुधारों से भी संबंधित और दार्शनिक रचना, ये दोनों से संबंधित है। फिर आगे देखो, सिनक्लियर, वो तो नेटलशिप, और ये क्या है? सिनक्लियर। देखो साहब, मानव जाति का जो प्लेटो ने मूल्यांकन किया है वो निम्न और उच्च में किया है। बिल्कुल सही बात है। मानव जाति का, मानव जाति का प्लेटो द्वारा मूल्यांकन, प्लेटो द्वारा जो मूल्यांकन है
प्लेटो द्वारा मूल्यांकन निम्न और उच्च में, किसमें किया है? निम्न में और उच्च में। मूल्यांकन मानव जाति का प्लेटो द्वारा मूल्यांकन निम्न और उच्च में। भाई निम्न में तो हो गया उत्पादक वर्ग, उच्च में हो गया कौन? दार्शनिक राजा। आ गया ना? बुद्धिमत्ता और मूर्खता के बीच किया है, बुद्धिमत्ता और मूर्खता के बीच किया है, जो इतना क्या नहीं, रिडिक्यूलस नहीं है, जो तिरस्कृत नहीं है। और ये कथन है सिनक्लेयर का। देखो सिनक्लेयर एक चीज क्लियर कर रहा है कि प्लेटो द्वारा जो मनुष्य का जो मूल्यांकन किया है वो क्लियर किया है। सिनक्लेयर नंबर एक, वो निम्न और उच्च में कर रहा है, बुद्धिमत्ता और मूर्खता में कर रहा है। सही बात है, जिनमें बुद्धि है वो दार्शनिक राजा बनेंगे, जिनमें बुद्धि नहीं वो उत्पादक बनेंगे। इन मूर्ख लोगों ने, मूर्ख डेमोक्रेसी ने मेरे गुरु को क्या दे दिया? मृत्युदंड दे दिया और जहर पीना पड़ा। ये बात किसने कही है? ये बात कही है सिनक्लेयर ने। तो इसकी इतनी आलोचना नहीं होनी चाहिए। जो प्लेटो ने सिद्धांत दिया तत्कालीन परिस्थितियों की वजह से दिया है, इसलिए प्लेटो के जो न्याय का सिद्धांत है वो कोई मौलिक सिद्धांत नहीं है। ये बात कह रहा है सिनक्लेयर। अब देखो फिर बारकर, देखो यह कहना आसान है, हालांकि प्लेटो ने भाई कल्पना तो की है, ज्ञानी। यह कहना आसान है कि रिपब्लिक काल्पनिक है। काल्पनिक तो इसलिए क्योंकि रिपब्लिक में सारे सिद्धांत काल्पनिक हैं। बादलों में एक नगर है, अच्छा बादल अपन देखते हैं तो अचानक गायब हो जाते हैं, इसलिए कल्पना है, मन का सा वहम सा लगता है। बादलों में एक नगर है, एक सूर्यास्त के दृश्य के समान है, ठीक है, जो साय को 1 घंटे के लिए दिखाई देता है, परंतु कहीं नहीं का नगर नहीं है। यानी प्लेटो के विचार जो वास्तव में हैं वो आज भी दुनिया में मौजूद हैं। अभी भी हम सब सोचते हैं कि शासक बुद्धिमान होने चाहिए कि मूर्ख, शिक्षक बुद्धिमान होने चाहिए कि मूर्ख, शिक्षक स्वार्थी होने चाहिए कि परोपकारी। आज मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको प्लेटो पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? विशेषज्ञता के आधार पर पढ़ा रहा हूं। पर जिस व्यक्ति में जो विशेषज्ञता नहीं है और वो व्यक्ति जब वो काम करने लग जाए, मान लो मैं हिंदी जानता हूं और मैं संस्कृत पढ़ाने लग जाऊं, तो गलत है ना, क्योंकि मैं संस्कृत तो जानता ही नहीं हूं। लेकिन पढ़ाऊंगा तो क्या मेरी विशेषज्ञता आएगी कि नहीं आएगी? मैं हिंदी जानता हूं, मैं हिंदी में पढ़ा सकता हूं, लेकिन अगर मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा तो क्या मेरी विशेषज्ञता आ जाएगी क्या? या इंग्लिश के शिक्षक से तुम हिंदी सुनोगे तो विशेषज्ञता आ जाएगी? नहीं आ सकती। तो प्लेटो यही कहना चाह रहा है कि भले ही प्लेटो का ये जो बारकर है, भले ही प्लेटो का जो नगर राज्य है, जो आदर्श राज्य, वो बादलों में एक नगर की तरह है, लेकिन कहीं नहीं का नहीं। इट मीन्स द आइडिया ऑफ प्लेटोस फिलोसफर किंग आर रेलेवेंट। द इंपॉर्टेंट मैटर इज दिस, दैट रूलर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स शुड बी एक्सपर्ट, should be knowledgeful, and the division of work exposed the excellency of the work। तो ध्यान रखना, जब हम कोई, अब मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया और मेरे इसको हिस्ट्री पढ़े, तो बताओ मैं अच्छा कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये बात किसने कही है? बारकर ने। तो बारकर तो प्रशंसा ही कर रहा है। मैं आगे और थोड़ा सा घटनाक्रम को बढ़ा रहा हूं प्लेटो के बारे में बच्चों। बाल्टेयर और नीत्शे ने प्लेटोवाद को ईसाईवाद का बौद्धिक पहलू बताया है। देखो बाल्टेयर और नीत्शे ने, देखो दो विचारक, एक तो बाल्टेयर पढ़े होंगे, बाल्टेयर, गैरीबाल्डी। बाल्टेयर और नीत्शे ने, नीत्शे की अवधारणा है, जर्मनी के थे। नीत्शे ने प्लेटोवाद को, प्लेटो प्लेटो को ईसाईवाद, ईसाईवाद, क्रिश्चियनिज्म का बौद्धिक पहलू बताया है। अब देखो, आस्पेक्ट दैट इज
इंटेलेक्चुअल। तो आप समझिए बाल्टे और नीचे कहना चाहते हैं कि जो प्लेटो का जो विचार है वो तर्क और बुद्धि पर आधारित विचार है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए प्लेटो को ईसाईवाद का बौद्धिक पहलू, देखो बुद्धि, बाल्टेयर और नीत्शे ये एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्क्रीट फॉर्म की बात नहीं कर रहे। प्लेटो जब लिख रहा है जब दुनिया में कोई चीज है नहीं, क्योंकि प्लेटो ने थ्योरी ऑफ फॉर्म दिया, आइडिया कि ये जो शरीर आप देख रहे हो ये नश्वर है, नाशवान है। शरीर क्या है? नश्वर है, नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर है और अमर है। तो विचार कभी नहीं मरते, आत्मा कभी नहीं मरते, चिंतन कभी नहीं मरता। शरीर मर सकता है, व्यक्ति मर सकता है, सुकरात मर सकता है, लेकिन सुकरात के विचार कभी नहीं मर सकते। इसलिए प्लेटो में पुनः सुकरात पैदा हो गया, मैक्सी। क्लियर हो गई बात? चलो साहब। अच्छा देखो, प्लेटो के भारी संख्या में प्रशंसक थे और वहीं आलोचक जिनमें अरस्तु भी थे। ये बात किसकी है? थॉरसन की ये बात हो गई। अच्छा देखो, विचारशील लोगों द्वारा जो कुछ लिखा जा रहा है वह सब प्लेटो से ही आ रहा है, बाकी सभी पुस्तकें जला देने में कोई अर्ज नहीं है। ये ईयरसन की बात हो गई। रूसो कहता है प्लेटो ने जो रिपब्लिक लिखी है वो शिक्षा पर सबसे अच्छा ग्रंथ है। इसकी भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अगली बात देखते हैं। नेटलशिप फिर आ गया। देखो नेटलशिप क्या कह रहा है। देखो नेटलशिप का मानना है कि 19वीं सदी के सभी उदारपंथी प्लेटो को उदारपंथी मानते थे। यानी प्लेटो ने लिबर्टी ऑफ थॉट तो दिया ही है ना, जो व्यक्ति जन्म से जिस चीज के लिए पैदा हुआ है उसे वही कर्म करने दो। सीधा कर्तव्य पर बात कर रहा है। जो व्यक्ति हिंदी जानता है उसे हिंदी पढ़ाने दो, संस्कृत जानता है संस्कृत पढ़ाने दो, जो खेती करना जानता है उन्हें उत्पादक वर्ग बनाओ, जिसमें साहस की प्रधानता है उसे सैनिक बनाओ, जिसमें बुद्धि की प्रधानता है उसे शासक बनाओ। तो इसलिए इसको उदारपंथी कह रहा है प्लेटो, है ना। तो ये बात किसने कही है? नेटलशिप प्लेटो को उदारता से जोड़ता है, उदारवाद से। रसेल क्या कहता है? कुछ को छोड़कर सारे प्लेटोवादी गणित से अनभिज्ञ थे, जबकि प्लेटो स्वयं गणित का समर्थक है। प्लेटो के समर्थक गणित नहीं जानते थे, लेकिन प्लेटो ने किसका समर्थन किया? गणित का। ये कौन कह रहा है? रसेल। प्लेटो ने जब अपनी एकेडमी खोली तो उसमें कहा था जिसमें गणित नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, तर्क शक्ति नहीं आती, इसका मतलब उसमें बुद्धि नहीं है, और ऐसे लोगों के लिए मेरे एकेडमी में कोई स्थान नहीं है। इसलिए प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत सिर्फ दार्शनिक राजा की खोज का सिद्धांत है बच्चों, इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है, ठीक है। इसलिए कहा भी गया है, जेलर ने तो कहा है कि प्लेटो स्वयं कुलीन वर्ग का था, इसलिए प्लेटो क्या है, मजदूर और किसानों से नफरत करता था। इसलिए प्लेटो का जो सिद्धांत शिक्षा का वो लोकतांत्रिक नहीं है, अलोकतांत्रिक सिद्धांत, ठीक है ना। ये सारी की सारी बात है। देखो साहब, प्लेटो के जब गुरु को मृत्युदंड दिया तो एथेंस से भागकर प्लेटो नगारा गया। वहीं एक छोटा सा स्टेट था, सिटी स्टेट, वहां रेखा गणित के विद्वान थे यूक्लिड, उनके पास रहे। प्लेटो के मित्रों ने मनोरंजन स्थल अकाडिमस या हेकाडिमस प्लेटो को गिफ्ट में किया था, और यहाँ वो गणित के विशेषज्ञ से प्रभावित होकर अकादमी खोलता है, और जिसमें लिख देता है कि बिना गणित के ज्ञान के प्रवेश निषेध है। और इसको कहा गया है, देखो, बिना गणित के ज्ञान के प्रवेश निषेध है। मेडिस रगजियो मेट्रोस आइसिटो, ये ग्रीक भाषा में मेडिस रगजियो मेट्रोस आइसिटो। अच्छा, मेट्रोस ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, आइसिटो, बिना गणित के ज्ञान के प्रवेश निषेध है। अच्छा, पाइथागोरस से भी बहुत प्रभावित थे, वो भी गणितज्ञ थे। क्रोटोना का था पाइथागोरस, और क्रोटोना में एक स्कूल खोल रखा था पाइथागोरस ने, और पाइथागोरस से लैंगिक समानता की अवधारणा ली थी, यानी महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बात उन्होंने पाइथागोरस से ली थी प्लेटो ने। तो ध्यान रखना, पाइथागोरस ने एक कहा था कि एक सभा होनी चाहिए जिसमें नैतिकता, बुद्धि, विवेक, तर्क, अच्छेपन के आधार पर शासन हो, उसी को आदर्श राज्य प्लेटो ने कहा है। और बाद में आपको पता है दी लॉज लिखी थी, और वहीं पर उन्होंने दी लॉज में नॉक्टर्नल काउंसिल का, रात्रि परिषद का विचार दिया था। फिर प्लेटो ये कहता है कि जब एक आदर्श राज्य बनता है तो समाज में डायरेक्ट आदर्श राज्य नहीं बनेगा, वो धीरे धीरे क्या आएगा, कैसे आएगा। वो राज्यों के विकास के चरण बता रहा है। वो कह रहा है कि एक तो होता है हेल्दी स्टेट, स्वस्थ राज्य, इसमें मजदूरों का शासन होता है, कृषकों का शासन होता है, ठीक है, उत्पादक वर्ग का शासन होता है।
इसलिए ये उत्पादन पर आधारित है। और ग्लाउ करने से सिटी ऑफ पिग्स का, क्योंकि जो भौतिक सुखों की बात करते हैं, जो शुगर होता है वो खाने ही खाने पर ध्यान देता है, उसे बौद्धिक वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, रचनात्मकता से कोई लेना नहीं है। खाएगा फिर सो जाएगा शुगर, शुगर के लिए उस गंदगी में रहना ही स्वर्ग है। दूसरा, स्वस्थ राज्य स्थायी नहीं है, धीरे धीरे विलासप्रिय राज्य में आ जाएगा, जहां पर सैनिकों के द्वारा युद्ध लड़े जाते हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपने सीमाओं का विस्तार किया जाता है, ताकि वो कब्जा कर सके दूसरों पर और अपने एंजॉय को एंजॉय कर सके, ठीक है, शांति से मजे ले सके जीवन के। न्यायपूर्ण राज्य, प्लेटो ने इसी को दार्शनिक राजा की अवधारणा के माध्यम से बताया, तो इसने राज्यों के विकास के 3 चरण बताए हैं, ठीक है। ऐसे ही प्लेटो ने क्या, ज्ञान के विकास के भी 4 चरण बताए, उनकी भी चर्चा करेंगे। प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत की पृष्ठभूमि थी उसमें अपनी बात हो ही गई थी, इसको एक बार और मैं रिवीजन करके बता देता हूँ, वैसे तो मैं समझा दिया था। प्लेटो के जो भाई थे, प्लेटो की जो माँ थी परिक्टेनी, उनका भाई था चार्मिडास, जो वहां पर शासक वर्ग में रहा हुआ था 30 लोगों के असेंबली में। अच्छा, प्लेटो की एक बहन भी थी पोटोन, ठीक है। प्लेटो का एक चाचा भी था क्रिटियास, और प्लेटो के 2 भाई थे ग्लाउकन और एडिमेंटस। देखो, प्लेटो का जो माँ है परिक्टेनी, जो सोलन वंश को बिलोंग करती थी, ठीक है, उनके जो चार्मिडास, ठीक है, ये परिक्टेनी के भाई थे, तो प्लेटो के एक तरीके से मामा हो गए। प्लेटो की बहन है पोटोन, ठीक है, प्लेटो के चाचा हैं क्रिटियास, प्लेटो के 2 भाई हैं ग्लाउकन और एडिमेंटस, ठीक है। और ये ध्यान रखना बच्चों, ये चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से जो तत्कालीन नगर राज्य की स्थिति है, पेलोपोनेशियन वार में हार गए थे, तो ये कहते हैं कहीं ना कहीं ये शासक लोग जिम्मेदार हैं, जनता तो निराशा के माहौल में थी, और ऐसी कंडीशन में उन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया था कि जब अज्ञानी और अयोग्य लोग सत्ता में हैं तो ऐसे लोगों को हटा दिया जाना चाहिए, और सत्ता में हमेशा ज्ञानवान लोग आने चाहिए, और यही न्याय है, ठीक है। तो और ये न्याय का मतलब गुडनेस और अच्छाई से ही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यूनानी भाषा में रिपब्लिक का अर्थ न्याय है, इसे लैटिन भाषा के अर्थ में नहीं लिया जाए, क्योंकि जस्टिस है, और जस्टिस का मतलब होता है जस्टिस, या उस अर्थ में नहीं लो। बोलिन कहता है, बोलनी या बोलिन, राजनीतिक दर्शन का उदय उस नैतिक प्रश्न से हुआ जिसका जवाब प्रकृति नहीं दे सकती। देखो, बोलिन कहता है दर्शन का उदय, जहां पर ये मानव साइलेंट हो जाता है वहां विचार शुरू हो जाते हैं। जहाँ इंद्रिक जगत है, भौतिक जगत जहाँ काम नहीं करता, वहां विचार जगत काम करता है। ये सृष्टि विचारों से विकसित हुई है, भौतिकता से विकसित नहीं हुई है बच्चों। तो ध्यान रखना, हीगल प्लेटो के द्वंद्ववाद के सिद्धांत से, विचार जगत के सिद्धांत से हीगल बहुत प्रभावित था, और हीगल का उल्टा सिद्धांत फिर मार्क्स ने दिया था। हालांकि मार्क्स द्वंद्ववाद तो लेता है हीगल से, और हीगल लेता है प्लेटो से। तो विचार जगत की बात करता है, दर्शन जगत की बात करता है, कानून की बात करता है। कि प्लेटो ये कह रहा था उस समय जब 3 तरह के न्याय थे, तो 2 तरह के कानून चला करते, एक नोमोस और एक सोफिस्मा। सोफिस्मा क्या, फरमान होते थे, आदेश होते थे, जो रीति रिवाज और परंपराओं पर, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होते थे। सेबाइन कहता है कि जो रिपब्लिक का जो संबंध है, देखो एक तो हम नेटार पढ़ा था, नेटार कहता है दार्शनिक और राजनीतिक है ना। फिर ये क्या कहता है सेबाइन, रिपब्लिक ऐसा ग्रंथ नहीं जो राजनीतिक, नैतिकता या आर्थिक या मनोविज्ञान संबंधित है, इसमें कला दर्शन सभी हैं। रिपब्लिक समाज शास्त्र का ग्रंथ है, राजनीति का नहीं। रिपब्लिक समाज का वर्णन करता है, राज्य का नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सामाजिक समस्याएं जो थी यूनान में, निराशा थी, युद्ध में हार गए थे, पेलोपोनेशियन वार था, उसमें क्या है, एथेंस और स्पार्टा में युद्ध हुआ, और वो कई वर्ष चला, और इस तरीके से वो पूरा पूरा का पूरा, स्पार्टा भी कंगाल था और एथेंस भी, यूनान भी कंगाल था। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने लिखा। तो स्ट्रॉस कहता है, लियो स्ट्रॉस है, रिपब्लिक भाववाद की सबसे बड़ी आलोचना है। रिपब्लिक बुद्धि को महत्व देती है, भाव को महत्व नहीं देती, इमोशंस को महत्व नहीं देती। रिपब्लिक हमेशा चिंतन पर बल देती है, दर्शन पर बल देती है बच्चों, ठीक है। और ये सुकरात के जो नजदीकी थे उसमें क्रिटियास था और एल्सबियाडिस था, जो चाहते थे कि कभी सुकरात को मृत्युदंड नहीं दिया जाए, इसके बावजूद भी मृत्युदंड दिया गया। एक बार फिर देखते हैं, प्लेटो ने अपने न्याय का सिद्धांत देने से पहले तत्कालीन न्याय की आलोचना की। रिवीजन के लिए मैंने लिख दिया था न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, जिसके समर्थक कौन थे, सेफेलस
और पॉलीमार्क्स। और सेफेल्स कहता है विचारों और कर्म में सच्चा होना तथा अपने ऋण को, कर्ज को चुकाना ही न्याय है। पॉलीमॉर्क्स कहता है कि मित्रों के साथ मित्रता, शत्रु के साथ शत्रुता। क्रांतिकारी सिद्धांत का जनक है थ्रेसिमेकस। न्याय शक्ति पर आधारित है, व्यवहारवादी न्याय भय पर आधारित है। ये भय की बात करते और ये शक्ति की बात करते। कुल मिलाकर इन्होंने तो न्याय को कृत्रिम ही माना है, जबकि प्लेटो कहता है कि न्याय आंतरिक है, नैतिक है। अच्छा, समुदायवादी विचारक आप मैकिंटायर क्या कहते हैं? आफ्टर वर्च्यू की किताब है। न्यायपूर्ण व्यक्ति, प्लेटो के अनुसार न्यायपूर्ण व्यक्ति कौन है? जो वे अपने कर्तव्य का क्या करता है? पालन। वह न्यायपूर्ण राज्य खुशहाल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब तुम भी अपने कर्तव्य के अनुसार काम करोगे, मैं भी मेरे कर्तव्य के अनुसार काम करूंगा, तो हम खुशहाल ही तो होंगे। ठीक है ना? चलो साहब। निस्बेट कहता है प्लेटो के लिए जो समस्या थी 2000 साल बाद वही समस्या रूसो के लिए भी थी। यानी निस्बेट ये कहता है चाहे प्लेटो हो चाहे रूसो, समस्या वही है। दर्शन, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, अज्ञानता। अर्थात शासक पर कोई सीमा और नियंत्रण नहीं लगना चाहिए। अगर शासक पर नियंत्रण सीमा लगेंगे तो फिर शासक काम ही नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना, जो समस्या अज्ञानता की प्लेटो ने महसूस की, वही समस्या रूसो ने महसूस की। रूसो क्या कहता है? मुझे तो मेरा भोलापन लौटा दो। मानव चतुर चालाक हो गया है, विज्ञान ने उसे क्या कर दिया है? स्वार्थी बना दिया है। तो मेरा भोलापन, वही सीधापन, वही मेरी स्वर्णिम अवस्था, प्राकृतिक अवस्था, गोल्डन एज को वापस लौटा दो। तो मानव छलिया और कपटी हो गया, बुरा हो गया है, अज्ञानी है मानव। अच्छा, नेटलशिप कहता है कि जो प्लेटो ने जो एक दुनिया बताई है वो अलौकिक दुनिया है, जहां पर 3 वर्ग होंगे, क्योंकि दुनिया में तो है नहीं। प्लेटो खुद गया था दियोन, दियोन से कहा था डायनोसियस, दियोन गया तो डायनोसियस वहां सेकंड, उसका फादर मर गया था, डायनोसियस फर्स्ट। तो डायनोसियस सेकंड से कहा कि भाई तू दार्शनिक राजा बन जा। लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चों, प्लेटो ने खूब जोर लगा दिया डायनोसियस सेकंड को दार्शनिक राजा बनाने के लिए। 2 बार कोशिश की, इसके बावजूद भी वो उसको दार्शनिक राजा नहीं बना पाया। तो एक अलग ही विचार जगत है। प्लेटो अपने पूरे जीवन काल में एक दार्शनिक राजा नहीं ढूंढ पाया था, है ना? तो ध्यान रखना। तो वो कह रहा है नेटलशिप कि प्लेटो एक अलौकिक दुनिया का समर्थन करता है जो बौद्धिक आदेश के रूप में है। नेटलशिप कहता है इस अलौकिक दुनिया किसके रूप में? बुद्धि के रूप में। एक और कथन, ये देखो कथन आपको थोड़ा सा परेशान तो करेंगे लेकिन याद जरूर रहेंगे, 1-2 बार आप देख लोगे तो, है ना? तो ध्यान रखना। देखो रिपब्लिक पर कुछ कमेंट्स है। लियो स्ट्रॉस, यह एक राजनीतिक स्वप्नलोक ही नहीं बल्कि एक दार्शनिक यूटोपिया है। ये बात लियो स्ट्रॉस ने कहा है। लियो स्ट्रॉस यूटोपिया कहता है, यूटोपिया कहते हैं कल्पना को, स्वप्नलोक को। सेबाइन, रिपब्लिक कल्पनावाद है। बिल्कुल साहब, रिपब्लिक ने जो लिखा वो दुनिया में आज तक कहीं नहीं है, तो एक इमेजिनेशन है, कल्पना है। डनिंग, रिपब्लिक भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण है। देखो साहब, गुडनेस पर साइंटिफिक अटैक है ये। यानी इसका मतलब है कि प्लेटो ये चाहता है कि अच्छाई और सद्गुण ये हमेशा बना रहे। डनिंग, सेबाइन, बिना संदेह के हम कह सकते हैं कि रिपब्लिक सर्वाधिक मौलिक प्रस्ताव उच्च शिक्षा प्रबंध है। उच्च शिक्षा में किसकी खोज कर रहा है वो? मजदूर की या दार्शनिक राजा की? तो ध्यान रखना, सेबाइन। देखो जब हम बाइन की बात करते हैं तो व्यक्ति में ऊंचे ऊंचे विचार लेकर के आती है बाइन। सोचता है आदमी, ठीक है ना? पीने के बाद अपने आप को राजा ही तो समझते हैं वो। देखो बेंजामिन जोबट क्या कहता है? प्लेटो प्रथम विचारक है जो आजीवन, देखो जोबट जीवन भर शिक्षा की बात करता है। प्लेटो कहता है दार्शनिक राजा हमेशा बुद्धिमान होगा और बुद्धि को मापने का तरीका है सिर्फ शिक्षा। तो वो शिक्षा जो लगभग 35 साल तक औपचारिक है, फिर 15 साल और 50 साल तक। तो प्लेटो ने 35 साल की शिक्षा का सिद्धांत दिया है। अच्छा, क्रॉसमैन की एक बुक थी प्लेटो टुडे, वैसे में लिख दी है, आ जाती कई बार। अच्छा, राधा कृष्णन ने कहा था कि प्लेटो और पाइथागोरस में हमें तर्क और मानवतावाद में संबंध गैर यूनानी लगता है। देखो साहब, राधा कृष्णन हमारे क्या रहे हुए हैं? देश के राष्ट्रपति रहे हुए हैं। आपको पता है राधा कृष्णन जी के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाते हैं।
तो उन्होंने कहा है कि प्लेटो और पाइथागोरस में हमें तर्क और मानवतावाद में जो संबंध है वो गैर यूनानी है। कैसे? जब आप लॉजिक की बात करते हो तो मानवता की बात नहीं कर सकते, और मानवता की बात करते हो तो लॉजिक की बात नहीं कर सकते। जैसे जो सही है फिर वो सही है, उसमें चाहे किसी का भला हो चाहे बुरा हो, सही हमेशा क्या है? सही है। तो ये बात कह रहे हैं कौन? राधा कृष्णन साहब। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं प्लेटो का दूसरा सिद्धांत, वो है शिक्षा का सिद्धांत। प्लेटो का कौन सिद्धांत बच्चों? वैसे तो सारी बात आ गई, शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत देखो, प्लेटो ये कहता है कि शिक्षा राज्य द्वारा दी जाएगी। एक तो ये क्यों कह रहा है वो सुनो। स्पार्टा और एथेंस, ये दो नगर राज्य थे, है ना? तो यहां पर तो स्पार्टा में शिक्षा राज्य द्वारा दी जाती थी और यहां निजी दी जाती थी। निजी यहाँ 7 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती थी, 7 वर्ष की आयु से, और राज्य देता था। और यहाँ 6 वर्ष की आयु से। यहाँ निजी थी, जो पैसे वाले होते थे वो अपने बच्चों को पढ़ा लेते थे, जो गरीब लोग थे वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे। यहाँ शिक्षा महिला और पुरुष सबके लिए थी, यहाँ शिक्षा सिर्फ पुरुषों के लिए थी, राजपुत्रों के लिए थी। प्लेटो ने यहां तो सैनिक शिक्षा दी जाती थी शारीरिक, और यहां दी जाती थी मानसिक। तो प्लेटो ने जो अपना शिक्षा का सिद्धांत दिया है, प्लेटो ने रिपब्लिक में, वो दोनों में समन्वय का सिद्धांत है। इसका सिद्धांत है बच्चों समन्वयात्मक, शारीरिक और मानसिक दोनों। इसलिए रूसो क्या कहता है? प्लेटो की रिपब्लिक शिक्षा पर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। शिक्षा पर क्या है? सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये बात किसने कही है? सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। ये बात कही है रूसो ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने शारीरिक और मानसिक दोनों शिक्षाओं को कोऑर्डिनेट किया, समन्वय किया है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को लेकर के चलता हूं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत क्या है। ठीक है, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो की एजुकेशन थ्योरी इजी है वैसे तो। एजुकेशन थ्योरी देखो बच्चों, प्लेटो ये कहता है कि साहब ये शिक्षा सबसे पहले तो राज्य द्वारा। सेवायन क्या कहता है? राज्य सबसे बड़ा शिक्षालय, शिक्षणालय। प्लेटो के राज्य को सबसे बड़ा शिक्षालय कहा है सेवायन ने। दूसरा, एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, सबके लिए शिक्षा है, एजुकेशन फॉर ऑल। नंबर 3 में ये कहता है कि साहब शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो आयु के अनुसार है, एज के अनुसार, क्लास के अनुसार नहीं है। किसके आधार पर है? आयु के आधार पर। और इन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम को, शिक्षा को 2 भागों में बांटा, प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा, और दूसरी है उच्च शिक्षा। ये देखो, प्राथमिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष तक, उच्च शिक्षा इसके 2 भाग हैं, 20 से 30 वर्ष की आयु तक, और 30 से 35 वर्ष की आयु तक। अरे बच्चों, मैं तो आपको इस समय गवारा ही नहीं चाहता था। फटाफट मेरे को अगर आप रिवाइज करें तो प्लेटो के अनुसार जो न्याय का सिद्धांत है, न्याय वो किस लिए दिया? सापेक्षक निरपेक्ष? साहब निरपेक्ष है। प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है वो अपने समय के पहले 3 उनको समकालीन सिद्धांतों की आलोचना की है। न्याय का व्यवहारवादी, एक तो न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, दूसरा न्याय का कौन सा? क्रांतिकारी सिद्धांत, और न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत। फटाफट फटाफट एक बार देख लो, न्याय के परंपरावादी सिद्धांत के जनक कौन कौन है? नंबर 2, 1 और 2, और फिर बताओ न्याय के व्यवहारवादी, और फिर न्याय का एक क्रांतिकारी। न्याय भय की उपज है,
व्यवहारवादी, न्याय शक्ति की देन है, क्रांतिकारी। ठीक है, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार, शत्रु के साथ बुरा व्यवहार, ये पॉली मार्क्स। फिर किसने कहा मित्रों के साथ अपने कर्जे, मित्रों और देवताओं के प्रति अपने कर्जे को चुकाना, और अपने मन और वचन में सच्चा होना, सत्यमेव जयते, न्याय है। ये सेफेलस ने कहा। किसने कहा? सेफेलस ने। फिर उसके बाद में मैंने आपको कुछ कथन बताए थे, फिर मैंने इसके बाद में बताया था उसके न्याय को लेकर के कि साहब अब आलोचना भी अपन करेंगे लास्ट में, जैसे कि भाई प्लेटो के विचारों के हम समग्रता के आधार पर क्या आलोचना कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। जैसे अभी मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ ना, प्राथमिक शिक्षा ये 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 से 20 वर्ष, ये 2 वर्ष सैन्य शिक्षा है, ताकि लोग शारीरिक रूप से मजबूत हो जाएं। यहाँ संगीत, व्यायाम, खान पान, इसको कहते हैं मोजेक एजुकेशन। मोजेक, MOISEC, मोजेक एजुकेशन। संगीत, व्यायाम, खान पान, कहानी, कविता। इसमें फिजिया और डोरिया जो देशभक्ति और कर्तव्य भावनाओं को पैदा करते, इनकी तो संगीत की शिक्षा दी जाए, लेकिन लिडिया और आयोनोनिया ये विलासी जीवन जीते और ये वैसी शिक्षा देते जिसमें इंद्रियों में भटकाव होता है, जिससे क्या है आदमी का मनोविज्ञान खराब होता है। एक बार आजा 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 आजा, झलक दिखला जा, हायरी कोलावेरिडी। तो ऐसे संगीत की बात नहीं करता जो बुद्धि को विनाश की तरफ ले जाए, वो रचनात्मकता की बात कर रहा है। इसलिए फिजिया और डोरिया के संगीत की बात कर रहा है, जिसको चरित्र निर्माण करती है। ठीक है, और यहाँ व्यायाम और खान पान भी क्या है, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मोजेक एजुकेशन। 20 वर्ष की उम्र में फर्स्ट एग्जाम होगा साहब, फर्स्ट एग्जाम 20 वर्ष की उम्र में, पहली परीक्षा, फर्स्ट एग्जाम। और इसमें जो फेल होगा, फेल, वो बनाएगा उत्पादक वर्ग। कौन सा वर्ग बनाएगा बच्चों? उत्पादक वर्ग। और इसके बाद जो पास होगा, उत्पादक वर्ग वही है जिसमें वासना और क्षुधा की प्रधानता है, तो वो तो खेती और व्यापार करेगा। और जो पास होगा बच्चों, वो है उच्च शिक्षा की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा? वो उच्च शिक्षा की तरफ जाएगा। और उच्च शिक्षा देखो इसको 2 भागों में बांटता है, ये साहब 20 से 30 वर्ष की आयु तक। यहां पर ये क्वाड्रिविम, यहाँ 4 चतुष्कोणीय शिक्षा है ये, जिसमें साहब एक तो किसकी शिक्षा दी जाएगी? अंकगणित, अर्थमेटिक, अंकगणित, एक रेखा गणित, एक संगीत कह लो या स्वर विद्या, संगीत, और एक ज्योतिष, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करते हैं, जो तर्क को मजबूत करते हैं, जो सैनिकों में धैर्य की भावना लाते हैं। और ये साहब यहाँ पर 30 वर्ष की आयु में सेकंड एग्जाम होगा। 30 वर्ष की आयु में क्या होगा बच्चों? पहला तो होगा 20 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में सेकंड एग्जाम, सेकंड टेस्ट, 30 वर्ष की आयु में। इसमें फेल होने वाले सैनिक वर्ग बनाएंगे, और पास होने वाले फिर आगे पढ़ेंगे, बी, उच्च शिक्षा का बी पार्ट, 30 से 35 वर्ष की आयु तक। इस 5 वर्ष में द्वंद्ववाद की शिक्षा दी जाएगी, जिसमें द्वंद्व का मतलब 2 विरोधी पक्ष, सत्य असत्य, सही गलत, पक्ष विपक्ष, इनकी समझ पैदा होगी। 5 साल पढ़ने के बाद अगले 15 वर्ष व्यावहारिक शिक्षा दी जाएगी, जहां उसे अन्य प्रशासनिक पदों पर रखा जाएगा, छोटे छोटे पदों पर,
यहाँ वो जीवन के थपेड़े खाएगा, यानी उतार चढ़ाव आएंगे उसकी नौकरी में, और इन थपेड़ों को पार करने के बाद जब वो 50 वर्ष का हो जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, 50 वर्ष की आयु में वो दार्शनिक राजा बनने के लिए योग्य, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन उसे ये चरण पास करने ही पड़ेंगे। और ऐसा व्यक्ति जो 15 साल, 30 से लेकर के, ऐसा व्यक्ति जो 15 वर्ष अपने विवेक और तर्क के आधार पर सभी समस्याओं से निजात पा लेगा, वो दुर्लभ और इने गिने लोग ही होंगे। प्लेटो को तो अपने पूरे जीवन काल में एक भी नहीं मिला था बच्चों। ऐसे दुर्लभ इन्हें गिने लोगों को ही दार्शनिक राजा बनने का हक है, क्योंकि इनमें धैर्य है, इनमें सत्य है, इसमें विवेक है, इसमें जनता के प्रति प्रेम का भाव है, और ऐसे लोगों को ही शासन करने का हक है। तो बच्चों, आज हमने जो यहाँ पर चर्चा की है, ठीक है ना, इसकी हम आलोचना भी करेंगे। जैसे प्लेटो के जो शिक्षा का जो उद्देश्य है, वही साहब कर्तव्य पलायनता पर बल है, कर्तव्य पर बल है, क्योंकि लोग सीखते जाएंगे। लोग जो जिस जिस गुण की प्रधानता है, गुण की प्रधानता, उसके अनुसार काम करेंगे। और ये शिक्षा का आधार दार्शनिक है, क्योंकि इसमें दार्शनिक राजा की ही खोज की जाएगी। क्योंकि शिक्षा का मतलब पढ़ाना नहीं है, पहले से ही उसमें ज्ञान है। शिक्षा का काम तो बस ये बताना है कि भैया तुझ में ये गुण है, बस उस ज्ञान के दिव्य चक्षुओं को खोलना है कि तेरे में अंदर बहुत वो है। जो हनुमान जी थे ना, जिन्होंने लंका में जाने के लिए समुद्र को पार करना था, तो बताया उनको कि तेरे में था शक्ति है, जामवंत जी ने। तो वैसे ही शिक्षा या जामवंत का काम कर रही, जो ये बता रही है कि भैया तेरे अंदर ये गुण है, तू इस गुण के हिसाब से कर्म तो कर, तू सक्सेस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये कुल मिलाकर न्याय का समर्थन करती है। किसका? तो प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है, वो न्याय पर आधारित है, शिक्षा पर आधारित है, और उसी के अनुसार शासन ही आदर्श राज्य कहलाता है, जो दुनिया में कहीं नहीं है। बारकर कहता है ना कि वो बादलों में क्या है, बादलों में कहीं नहीं का नगर राज्य नहीं है, क्योंकि उसका विचार अभी भी शाश्वत है। तो ध्यान रखना, ईएम फोस्टर हुआ एक विचारक, ईएम फोस्टर, इनकी किताब है मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट, मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट। तो प्लेटो के न्याय को आर्किटेक्टोनिक थ्योरी कहा है, आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्यों कहा है? क्योंकि पूरे राज्य को जोड़ के रखता है। जैसे जैसे मकान के पिलर होते हैं, इंजीनियर होता है, अभियंता होता है, वो आर्कियोलॉजी का, आर्किटेक्चरिंग का मतलब है वास्तुकला। तो राज्य में जब तीनों वर्ग अपना अपना काम करेंगे, समाज का प्रत्येक व्यक्ति जब अपने अपने कर्तव्य का पालन करेगा, तो मेरे को आप बताओ तो सही रे बच्चों, कि किस तरीके से फिर अन्याय होगा? फिर तो पूरा राज्य एक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसलिए प्लेटो ने यही कहा कि भैया जो मेरा जो राज्य है वो समाज को जोड़ता है, मेरा जो न्याय है वो समाज को जोड़ता है। इसलिए जो राज्य की जो अवधारणा है, वो बहुत ही सामाजिक अवधारणा है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का क्या करता है? पालन करता है। अच्छा देखो, जो प्लेटो ने जो अपनी अवधारणा दी, वो प्लेटो की मौलिक अवधारणा तो एक दार्शनिक राजा की अवधारणा है। बाकी तो इसके अलावा प्लेटो के जो विचार थे, वो कहीं ना कहीं प्रभावित ही थे। जैसे अरिस्टोफेंस, वो ये कहते थे कि महिला और पुरुष सत्ता में, स्त्रियों की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, भागीदारी हो। ये बात अरिस्टोफेंस कहते थे। और अरिस्टोफेंस की तो एक किताब भी थी, पार्लियामेंट्री वुमेन, अर्थात संसद में स्त्रियां। ये किताब भी थी, किसकी? अरिस्टोफेंस की। तो और आपको पता होना चाहिए कि इसी का एक आइडिया उन्होंने किससे और लिया था? पाइथागोरस से भी लिया था। एक थे हेराक्लिटस, हेराक्लिटस। अच्छा, हेराक्लिटस का नाम आपने यूनान में इसलिए भी सुना होगा, क्योंकि ये सब प्लेटो के पूर्ववर्ती रहे हुए हैं। किसके रहे हुए हैं? हाँ, और इन्होंने पहले ही ये बात अवधारणा देती दी थी, जो फिलक्स की जो भौतिक वस्तुएं हैं,
क्या है? भौतिक वस्तुएं स्थायी नहीं है बल्कि अस्थायी हैं, और इसी को फ्लक्स कहा गया है। FULUX क्या कहा गया है? फ्लक्स कहा गया है। एक और विचारक है जिनका नाम आपने सुना होगा बच्चों, पैरामेनाइडस। पैरामेनाइडस, और यहां से ही प्रभावित होकर के इन्होंने थ्योरी ऑफ आइडिया लिया था, थ्योरी ऑफ फॉर्म लिया था, थ्योरी ऑफ आइडिया, थ्योरी ऑफ फॉर्म। कि ये जो संसार है, देखो सेब, एप्पल, एप्पल नश्वर है, लेकिन एप्पल का जो विचार है वो नश्वर नहीं है ना। जैसे गुफा, गुफा के अंदर जो लोग अंदर थे वो क्या रिफ्लेक्शन को ही वास्तविकता समझ रहे थे। जब अग्नि जल रही थी और कोई बाहर से जाता था रास्ते में होकर तो उनका प्रतिबिंब दीवार पर आता था, लेकिन वो रिफ्लेक्शन वास्तविकता नहीं है, वो पपेट्स, वो कठपुतली, वो चित्र, वो इमेज, वो परछाया है, वो छाया है। इसलिए परिछाया का सिद्धांत, शैडो, वो वास्तविक नहीं है। वास्तविकता तो यही मनुष्यता है, ये लोग ही थे। ऐसे ही अग्नि और सूर्य में से ज्यादा वास्तविक कौन है? सूर्य ज्यादा प्रकाशवान है, वही ज्यादा शाश्वत है। तो ध्यान रखना, ये थ्योरी ऑफ आइडियाज किससे ली थी? पैरामेनाइडस से। तो ये ध्यान रखना, जो प्लेटो के जो विचार है तत्कालीन सिचुएशंस की देन थे। तो एक तो आपसे कोई पूछे कि सत्ता में महिलाओं की भागीदारी हो, अरिस्टोफेंस, प्लेटो के जीवन में गणित का महत्व है। एक तो ये यूक्लिड से, बिना गणित के ज्ञान के मेरी अकादमी में कोई प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है ना। दूसरा इन्होंने क्या कहा? हेराक्लिटस, भौतिक वस्तुएं अस्थायी हैं, इसलिए नैतिकता का विचार सर्वोपरि है, गुडनेस चाहिए। पैरामेनाइडिस की हम बात कर ही रहे हैं, और इन्होंने थ्योरी ऑफ आइडिया यहाँ से लिया था। मैं बात कर रहा था प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है जी, जो एक विचारक हुए हैं बेंजामिन जोवेट, एक विचारक हुए हैं रसेल, एक विचारक हुए हैं सेबाइन, एक विचारक हुए हैं नेटलशिप। इन सब ने अपने अपने कमेंट दिए हैं बच्चों। बॉलिन, थॉरसन, ठीक है, पार्कर, इन सब के विचारों को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जा करके हम कुछ चीज को समझ पाएंगे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से एक चीज और पूछ रहा हूँ बच्चों, जो प्लेटो का जो कानून का जो त्याग का जो सिद्धांत है, क्योंकि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें कानून तो होगा नहीं, एब्सेंट ऑफ लॉ है। तो सेबाइन ये कहता है, देखो सेबाइन ये कहता है कि प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो आजीवन शिक्षा के लिए भी है और मौलिकता का भी सिद्धांत है, क्योंकि वो ज्ञान से संबंध रखता है। किस संबंध रखता है? ज्ञान से संबंध रखता है। लेकिन प्लेटो का जो कानून का त्याग का सिद्धांत है वो नैतिक आधार, वो नैतिक आधार को विकसित करने में असफल रहा है, ये जरूर कहता है, ठीक है। नैतिक आधार को विकसित करने में असफल रहा है, विकसित करने में क्या रहा है? असफल रहा है। कानून के त्याग का सिद्धांत, सेबाइन कानून, कानून के त्याग का सिद्धांत कैसे? कैसे? कानून का अगर आप पालन नहीं करते हो दंड मिलता है, लेकिन कर्तव्य पालन, देखो पोस्टर क्या कहता है, जिसे हम नैतिकता कहते हैं, कर्तव्य पालन जिसे हम नैतिकता कहते हैं, वही प्लेटो के लिए न्याय है। वही क्या है? न्याय है। यहां पर ये देखो, सुकरात जो मुख्य वक्ता है, सिंगल वक्ता है रिपब्लिक का, सुकरात अकेला वक्ता है, जबकि आपको पता है स्टेट्समैन और लाज में तो तीन तीन वक्ता हैं। न्याय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहता है। यदि व्यक्ति अपने हृदय के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करे, यही न्याय है। तो प्लेटो का न्याय कानून न्याय नहीं है, और कानून के अनुसार न्याय होता, दंड मिलता। सेबाइन कहता है कि कानून के त्याग का सिद्धांत नैतिक आधार को विकसित करने में असफल रहा है। समाज में कोई भी फिर सही रास्ते पर नहीं चलेगा, क्योंकि उनमें डर तो है ही नहीं। और प्लेटो कह रहा है कि साहब नैतिकता ही न्याय है, जो कि गलत है, ठीक है।
इसलिए ध्यान रखना बच्चों, बरकी, क्रॉस और उजली, बरकी, क्रॉस और उजली, ये तीनों की तीनों प्लेटो के जो रिपब्लिक है वो न्याय से ही जोड़ते हैं। रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? न्याय है। और प्लेटो के सारे जो चिंतन का भी सार है वो भी क्या है? न्याय है। और प्लेटो ने इसी न्याय के माध्यम से दार्शनिक राजा की अवधारणा दी थी बच्चों। तो ध्यान रखना, नेटलशिप ने तो ये भी कहा, नेटलशिप, कि ये जो शिक्षा का सिद्धांत है, ये देखो शिक्षा का सिद्धांत, ये जो शिक्षा का सिद्धांत है, ये श्रम विभाजन, नेटलशिप कह रहा है, ये जो प्लेटो के जो शिक्षा का सिद्धांत है, ये श्रम विभाजन का सिद्धांत है और सहयोग का सूत्र है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग एक दूसरे का सहयोग तो कर ही रहा है, और सहयोग का सूत्र है। ये बात कौन कह रहा है? नेटलशिप। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति उत्पादक वर्ग है वो दो वर्गों के लिए सहयोग करेगा तभी तो खाद्यान्न देगा, और सैनिक है वो भी दो वर्गों के लिए क्या है? सहयोग करेगा तभी तो रक्षा करेगा। ठीक है, और दार्शनिक राजा की मदद करेगा, और जो दार्शनिक राजा है वो शेष दो वर्गों के माध्यम से शासन करने में सफल हो पाएगा। तो ये सारी की सारी, तो नीटलशिप ने कहा कि जो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो सम विभाजन और सहयोग के सूत्र पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। नीटलशिप के कई कथन हैं, तो आप थोड़ा सा इनको टेक्निकली ध्यान रखना रे बच्चों, ये चीज़ें जीवन में बहुत काम आने वाली हैं ना। तो आज मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि प्लेटो ने जो शिक्षा का सिद्धांत दिया है, ठीक है बच्चों, किसका सिद्धांत दिया है? शिक्षा का जो सिद्धांत दिया है, वो शिक्षा का सिद्धांत सबसे पहली बात तो कर्तव्य पालन के लिए है। किसके लिए? कर्तव्य पालन के लिए है। और दूसरी बात यह है कि प्लेटो ये चाहता है कि शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसका कर्तव्य करने के लिए योग्य बनाए। ठीक है, इसलिए प्लेटो ने जो शिक्षा दी है वो शारीरिक और मानसिक दोनों का समन्वय है। सेबाइन कहता है कि प्लेटो का राज्य सबसे बड़ा शिक्षणालय है। और दूसरी बात बच्चों, प्लेटो ने जो शिक्षा का सिद्धांत दिया है वो दार्शनिक राजा की खोज का सिद्धांत है। और यही वजह है कि जोबट कहता है कि प्लेटो का आजीवन शिक्षा का सिद्धांत है। इसमें यही सबसे बड़ी मौलिकता है। दूसरी बात, प्लेटो के जो शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य है वो न्याय की स्थापना करना ही। दार्शनिक राजा के दो ही साधन है, एक शिक्षा और एक साम्यवाद। तो अगली जो क्लास होगी बच्चों वो साम्यवाद की होगी। किसकी होगी? साम्यवाद की होगी। और अगली जो क्लास होगी उसमें प्लेटो को हम कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बच्चों।